वो महिलाएं आदमियों को मार रही है। हाँ, सोनम आपका मेरठ वाला हुआ, मेरी फ्रेंचाइजी के नाम पे किसी ने थर्ड पर्सन ने पैसे ले लिए थे। वो एक आपको दर्द जो उस टाइम लगा होगा लोगों के बीच में, तो क्या उसने आपको इस चीज को करने के लिए बहुत करा? किसकी बात है, तब मुझे लगा था कि बिजनेस शायद मुझे बंद कर देना चाहिए या ख़त्म कर देना चाहिए। बोला कि आपके पापा को कोविड है, तो उस लड़के ने उसके पिताजी को वहीं छोड़ दिया, बोले आप दूर रहो मुझसे। व्हाट इज भारत जन कल्याण योजना, मतलब क्या है ये? हिंदुस्तान के कानून में प्राइस से ज़्यादा पैसा नहीं ले सकते हो आप। कर्मों का फल ऊपर वाला देगा। आजकल क्या है, ऊपर वाला नहीं दे रहा है, कर्मों का फल आपको नीचे ही जल्दी फास्ट मिलने लग गया है। उस टाइम पे जो चीज़ें मैंने फेस करी और जो चीज़ें देखी थी, उसमें एक चीज़ कॉमन आई थी कि खाने को किसी को नहीं मिल रहा था। सो हेलो एवरीवन, दिस साइड इज आयुष फ्रॉम टॉक विद फील्ड फाउंडर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोगों के पॉडकास्ट काफ़ी अच्छे से चल रहे हैं। हमारे पास काफ़ी तरह के लोग आ रहे हैं, लाइक एंटरप्रेन्योर्स, एस्ट्रोलॉजर्स और बिजनेसमैन, टीचर्स। तो आज एक बहुत प्यारे और बहुत अलग तरीके के गेस्ट हमारे पास आए हैं, जिससे आपको मिलकर बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी। एंड उनका नाम है ईश्वर सिंह आंजना जी। वेलकम सर। हाँ जी। एंड अभी जब मैं आपके बारे में इनको बताऊंगा तो शायद हमारी ऑडियंस और ज़्यादा रिलेट कर पाए, और ऑफ कोर्स वो आपके जो मिशन है, जो आपकी चीज़ें हैं, वो लोगों की जो हेल्प कर रही है और लोगों तक भी वो चीज़ पहुंची। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में कुछ बताएं हमारी ऑडियंस को, कि क्या करते हैं आप और ऑडियंस की कैसे हेल्प हो रही है। थोड़ा सा अपने बारे में बताएं। जी, एक्चुअली बेसिकली मैं एमपी से रहने वाला हूँ, और हम लोग एक कंपनी के थ्रू भारत जन कल्याण योजना करके रन करते हैं। इस योजना का जो मेन मकसद होता है वो होता है गरीबों, मध्यम वर्ग तक उस दाम का राशन पहुंचाना जो वाजिब दामों में होता है, जो कि सस्ते दामों में कह सकते हैं अपन, और किसी न किसी तरह से हर इंसान की हेल्प हो सकती है। इसलिए हमने एक मुहिम चला रखी है। और इस मुहिम की कई सारे दुकानें आपको मिल जाएगी। मध्य प्रदेश में भी है, यूपी में है, राजस्थान में है, और आगे अभी कहीं और स्टेट में हम लोग जाने वाले हैं। तो बेसिकली एक सेवा का तरीका निकाला है मैंने, कि बिजनेस भी और सेवा भी, ऐसा एक तरीका निकाल के निकाला है। तो सर कैसे, मतलब भारत जन कल्याण की शुरुआत कैसे हुई थी और कैसे मतलब करा आपने? एक्चुअली जब देश में कोविड का टाइम आया था फर्स्ट वाला, तो वो टाइम सबसे बुरा टाइम था देश के लिए। और उस टाइम पे जो चीज़ें मैंने फेस करी और जो चीज़ें देखी थी, उसमें एक चीज़ कॉमन आई थी कि खाने को किसी को नहीं मिल रहा था, क्योंकि कोई शॉप्स खोलने को तैयार नहीं थे, या लोग देने को तैयार नहीं थे, या जो दे रहे थे उनके जो प्राइस थे उसको लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। ऐसे ऐसे प्राइस बीच में निकल के आए थे। तो उस समय एक सोशल वर्किंग के थ्रू मैंने थोड़ी लोगों की मदद करी। तो जब लोगों को राशन किट प्रोवाइड करा रहे थे या राशन दे रहे थे, तो लोगों के मन से जो दुआएं निकली थी वो मुझे बड़ी अच्छी लगी थी, हार्ट टचिंग हो गई थी किसी किसी की। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इस चीज़ को रेगुलर की जाए। तब से ये सारा दिमाग में आया और फिर इसकी शुरुआत करी थी मैंने। तो सर जो आपने कोविड में से स्टार्ट किया था भारत जन कल्याण को, तो क्या तब भी बहुत दिक्कत आई थी आपको? हाँ, थोड़ी थोड़ी दिक्कतें सब जगह आती है। जैसे किसी को बोलता था तो लोगों को विश्वास नहीं होता था कि कैसे पॉसिबल है, कैसे पॉसिबल करेगा, कोई चीज़ कैसे इतना सस्ता हो सकती है। तो उसके लिए थोड़ी मेहनत बहुत ज़्यादा लगी, हार्ड वर्क लगा थोड़ा सा। पर रिसेंटली जब करके दिखा दिया तो अब कोई प्रॉब्लम आती देखिए, मैं मॉडल भी जानना चाहूँगा सर। मैं चाहूँगा कि हमारी ऑडियंस भी आपका मॉडल जाने। व्हाट इज भारत जन कल्याण योजना, मतलब क्या है ये? आप ऑडियंस को बताओ कि वो कैसे हेल्प कर पा रहे हैं और आप कैसे उस काम को कर रहे हो। एक्चुअली भारत जन कल्याण योजना एक फ्रेंचाइजी मॉडल पे काम करती है। जैसे कि लाइक आपने देखा होगा, हल्दीराम हो गया या मैकडोनल्ड हो गया, ये जिस तरह से काम करते हैं वैसे ही भारत जन कल्याण योजना भी काम करती है। ये उन लोगों को बेसिकली जो किराने से जुड़े हुए हैं या जो नया रोज़गार चाहते हैं, उन लोगों को हम हमारे साथ जोड़ के एक तो नया रोज़गार दे दिया हमने उन लोगों को, और उन लोगों को जो राशन प्रोवाइड कराते हैं उससे वहाँ के लोगों को भी काफ़ी फ़ायदा मिल जाता है। एक तरह से उनकी हेल्प हो जाती है बहुत ज़्यादा तरीके से। राइट राइट। तो आपको जब कोविड में आपने देखा कि लोगों को खाना नहीं मिल रहा है, ऊपर से लोग पैसे बढ़ाकर भी बेच रहे थे उस टाइम पे, तो क्या वो एक आपको दर्द जो उस टाइम लगा होगा लोगों के बीच में, तो क्या उसने आपको इस चीज को करने के लिए बहुत करा? बिल्कुल बिल्कुल, उसी चीज़ ने मुझे इस चीज़ के लिए प्रेरित किया। क्योंकि जब कुछ मेरे मिलने वाले भी ऐसे हैं, जैसे मैं खुद भी बेसिकली गांव से रहने वाला हूं, तो गांव में तो कोविड का कोई ज़्यादा फर्क पड़ा था नहीं। बाकी शहर वाले जब फ़ोन लगाते थे कि यार भाई ये चीज़ चाहिए दे जा, यार भाई ये चीज़ चाहिए दे जा,
तो उस समय लगता था कि यार ऐसा समय दोबारा नहीं आना चाहिए, और क्या चल रहा है आजकल। राइट राइट राइट। तो सर ये बिजनेस जैसे अब धीरे धीरे अब 4 से 5 साल बाद भी हम ये बात कर रहे हैं कि कोविड के टाइम पे इतनी मुश्किलें आई थी जिस तो आपने समझ कर ना लोगों की काफी हेल्प करी, तो इसमें कोई आपकी कमजोरी भी है सर कि उसमें आपको बहुत मुश्किलें आई जिस चीज में? देखो कमजोरी क्या है, बिजनेस को मैं एक तरह से बिजनेस की तरह ना देख के फैमिली की तरह बहुत ज़्यादा देखता हूँ, तो मैं किसी पे भी बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेता हूँ, तो इसको मेरी कमजोरी। entrepreneurs का वो है कि राइट को फाउंडर चुनना, राइट राइट इंसान को अपने साथ काम करवाना, टीम के साथ कैसे मैनेज करना, ये बहुत, ये चीज बताओ सर कैसे मैनेज हो सकता है ये? तो कहता रहा हूँ कि एक्चुअली मेरी जो सबसे बुरी आदत है या कमजोरी है जिसे भी आप कहें, वो है बहुत जल्दी विश्वास कर लेता हूँ। फिलहाल इसके फायदे भी होते हैं, ऐसे नहीं नुकसान है। श्योर है आप? बहुत जल्दी विश्वास करने से, हाँ नाम भी ऊपर वाले ने वही रख दिया। अब क्या, बहुत जल्दी विश्वास करने से क्या होता है कि लोग मुझे अपना बना लेते हैं, मैं भी लोगों का बन जाता हूँ, पर कुछ कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं जो फिर विश्वास के साथ वो खेल जाते हैं, तो ये मेरी कमजोरी भी है बहुत सारे। ये इस्तेमाल किया गलत हो गया है, ये बंदे पे विश्वास नहीं होता है जब बंदा गलत करके जाता है, तो मैं खुद फ्रस्ट्रेशन में कई बार ऐसे डिसीजन लेता हूँ जो मेरे लिए या बिजनेस के लिए अच्छे नहीं होते हैं, तो चलता है ये। तो क्या ऐसा लगता है कि बिजनेस पे भी हावी हो जाती है वो चीजें? हाँ कभी कभी हो जाती है, क्योंकि जो बंदे दिल से सोचते हैं ना उनके लिए हो जाती कभी कभी चीज़ें, क्योंकि फिर कोई ऐसी स्ट्रगल स्टोरी आपने कोविड के टाइम पे किसी की हेल्प करी और जो आपको लगा हो कि हाँ यार ये अब करना जरूरी है काम? देखिए राशन को लेके तो थी, पर एक ऑक्सीजन की बड़ी अच्छी याद है डेस्टिनी मुझे, राइट। कि जब सेकंड वाले में ऑक्सीजन, फर्स्ट वाले में ऑक्सीजन ज़्यादा लग रही थी, तब एक बंदे के पास जब उसको कोविड हुआ, तो जैसे ही उसके हॉस्पिटल लाया गया था, वो तो मंदसौर में हमारे एसपी साहब थे सिद्धार्थ चौधरी जी, जिनने मुझे खुद ने उनने इस चीज़ के लिए आगे कर रखा था कि आप संभालिए, कोई दिक्कत नहीं, आपको कोई रोक टोक नहीं होगी। तो मैं हॉस्पिटल में देखने गया, तो एक जैसे ही एक लड़का अपने पिताजी को लेके आया, और उसको जैसे ही डॉक्टर ने बोला कि आपके पापा को कोविड है, तो उस लड़के ने उसके पिताजी को वहीं छोड़ दिया, बोले आप दूर रहो मुझसे। अच्छा। और जब वो अकेले रह गए, तो 2-3 लोग जो वहाँ पे और थे, उनने भी जैसे ही सुना कि इनको कोविड है, तो छोड़ छोड़ के जाने लगे। तब मुझे लगा कि मुझे बेसिकली देखना चाहिए, जाना चाहिए उस बंदे के पास। अकेला सांस, लंबी लंबी सांसें ले रहा था, तो जब मैं उसके पास गया, तब उसने मुझे बताया कि आप पास में मत आइए, मुझे ऐसी ऐसी चीज़ें आई है। मैंने कहा मुझे नहीं होगा, होना है तो होना ही है, नहीं होगा तो नहीं होगा, मुझे नहीं हुआ। और रियली मुझे नहीं हुआ। कोविड पास, पूरे कोविड में मैं बहुत सारे लोगों से मिला हूँ, पर कभी उसे जान लोगों से मिला सपा लोग घर पे छुप रहे थे। मैं आपको काफ़ी सारे न्यूज़ों में भी बहुत आया है। मैं मतलब कभी भी कोविड पेशेंट के पास किसी सेफ्टी के साथ नहीं गया हूँ, विदाउट सेफ्टी गया हूँ, पर कभी मुझे नहीं हुआ। तो उस बंदे को जब ऑक्सीजन लगवा के ठीक जिस दिन वो हुआ बंदा, तो जैसे वो कोविड से बाहर निकला, वो बंदा सबसे पहले उसके घर जाने की बजाय मेरे घर आया शुक्रिया अदा करने। तो वो पल काफ़ी अच्छा लगा कि आज वो जिंदा है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सर, आप मतलब बिना डर के कैसे, मतलब वो चीज? देखिए मेरे को ये लगता है कि जो होना है वो तो होगा, और जब जो चीज़ लिखी है किस्मत में उसको कोई टाल नहीं सकता। तो अगर मौत लिखी है तो वो भी आनी है। अभी जैसे अहमदाबाद वाला आप देख लीजिए, हाँ सर, काफी सबसे बड़ी दुखद घटना। अब उसमें किसने ये इमेजिन किया था कि क्या होगा हमारे साथ? तो होने से कभी नहीं डरा मैं, कि जो होना है वो होगा। और इनफैक्ट उसमें से एक लड़की का शायद वो भी आया है कि मैं जा रही थी 10 मिनट से, मेरी फ्लाइट लेट हो गई। राइट, मतलब सोचो अनसर्टेनिटी कितनी है, उस टाइम उसको बुरा लग रहा होगा सर। कि वो 10 मिनट क्यों लेट हुई। हाँ, और उसका बाद फिर मतलब बच गया उसका, मतलब बचा। तो एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और है सर कि जैसे आपका जो काम है बहुत मतलब सामाजिक है और लोगों की हेल्प करने वाला नेचर, जिस तरीके से चीजें मुझे अभी तक बात करते हुए पता चली, तो एज एन बिजनेसमैन और एज एन समाज को सुधारने वाला एक व्यक्ति, दोनों में कैसे मुश्किल है और कैसा आपको, मतलब क्या बोलना चाहोगे इन दोनों को रिलेट करते हुए? एज ए सोशल वर्कर काम थोड़े आसान होते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है, क्योंकि सोशल वर्कर को कोई जज नहीं करता है, कोई देखता नहीं है ठीक है किया नहीं किया चलेगा। पर एज ए बिजनेसमैन अगर मैं बात करूं तो बहुत ज़्यादा टफ होता है काम, क्योंकि पूरी टीम को मैनेज करना। उसके बाद जैसे मेरा ग्रोसरी का काम है, तो मुझे हर प्रोडक्ट पे नज़र रखनी पड़ती है कि जो आ रहा है वो कितना सही है, कितना हेल्दी है, या उसमें क्या डिफेक्ट हो सकता है या क्या खराबी हो सकती है। और फिर हमारे पास स्पेशली ये रहता है कि एफएमसीजी में ऐसा है कि 8 महीना 9 महीने में एक्सपायरी हो जाते हैं प्रोडक्ट, तो इस बारे में बहुत ज़्यादा वो करना पड़ता है केयर। तो एज ए बिजनेसमैन बहुत ज़्यादा कठिन होता है। कभी लॉस भी होता है सर? हाँ होता है कभी कभी, पर ऊपर वाले की दया से कवर भी जल्दी हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा काम करो, कहते हैं ना नियत जब साफ रहती है ना तो बरकत होती है, मतलब चाहे वो धीरे हो, चाहे वो टाइम से हो, चाहे वो कैसे भी हो।
राइट। मेरा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सर और भी है कि मतलब जैसे आपने बिजनेस अभी स्टार्ट किया तो लगा था कि हम अभी इस लेवल पे करेंगे, क्योंकि अभी जैसे मुझे पता चला कि ऑलमोस्ट सर 25+ सिटीज में आपका मतलब ये चीज चल रही है, तो कैसा लगता है सर मतलब इतना? एक्चुअली जब हमने स्टार्ट किया था तब ऐसा नहीं था, स्टार्ट मैंने एमपी में ही किया था। तब मैंने एक छोटा सा स्कोप समझ के किया था कि जितना हो सकेगा उतना करूँगा। ज़्यादा वो सोच के भी नहीं किया था कि इसको इतनी सिटीज़ में ले जाऊँगा या इसको इतना बड़ा रूप दूंगा। तो एक स्मॉल टाइप शुरू किया था, पर जैसे ही लोगों की आस जुड़ती गई मुझसे, लोगों की उम्मीदें बनती गई मेरे स्टोर से, तो जब लोग सामान ले जाते थे और जब कभी मैं विजिट करने जाता था तो लोग बोलते थे कि दिल से दुआ है बेटा, नहीं कर पाता कोई इतना, और आप कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। तो इसलिए फिर मैंने इसको बढ़ाने का सोचा है। लाइक सर आपके जीवन में कोई ऐसे बहुत इम्पोर्टेंट शख्स रहे हो लाइफ में जिनको आप थैंक यू करना चाहो अपने बिजनेस के लिए भी, कि उन्होंने साथ दिया, या फिर आपकी पर्सनल लाइफ में भी? देखिए वैसे तो ऐसा कोई व्यक्ति खास तौर पे आया नहीं, क्योंकि मेरा जो विश्वास वाला एंगल है वो आते जाते रहता है। वो हर किसी पे हो जाता है तो फिर दूसरे को बुरा लग जाता है, तीसरे को लग जाता है, तो चलता रहा ऐसा तो कुछ। सर जैसे कि आपने ये बिजनेस समाज सेवा के लिए करा, तो क्या आपका खुद का जो लाइफ साइकिल है वो भी कुछ चेंज हुआ आपके माइंड में? क्योंकि आजकल ना लोग बहुत डिप्रेशन एंजाइटी में कर रहे हैं और बहुत मतलब प्रेशर में चीज़ों को लेते हैं, बिजनेस को भी लेते हैं कि हाँ इतना काम करना है, इतना टारगेट अचीव करना है, इतना ये करना है। तो क्या जैसे आपका तो काम ही ऐसा है कि लोगों के चेहरे पे स्माइल अपने आप आ जाती है, भैया इतना कम में भारत जन कल्याण योजना से इतना कम में कैसे मिल रही है और इतनी हेल्प कर रहे हैं, तो आपके चेहरे पे तो वैसे ही एक फील हैप्पी सेटिस्फाइड रहते हो आप। तो क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि मतलब बिजनेस में और ज्यादा मतलब टेंशन लेनी है, वो करना है और आगे बढ़ना है, ऐसा भी होता है कभी? नहीं नहीं, एक्चुअली क्या, मेरे को कभी ऐसा इसलिए नहीं लगा कि मैंने अपने आप का कंपटीशन किसी से समझा नहीं। और ना मुझे लगता है कि मुझे रेस में दौड़ना है तो मुझे उससे आगे निकलना है, इससे आगे निकलना, मैंने इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया कभी। बहुत बार बहुत सारी कंपनियां भी आई, बहुत सारे लोग भी आते हैं कि हम आपको बड़े मॉडल पे ले जाते हैं, हम सपोर्ट करते हैं, तो मैं कहता भाई टेंशन नहीं चाहिए। और सपोर्ट अगर करोगे आप तो कन्वेंशन चार्ज बढ़ाओगे, जो मुझे नहीं चाहिए। तो मैं इसमें खुश हूँ, मुझे कभी टेंशन नहीं हुई, क्योंकि मैं थोड़े में खुश हूँ तो चलता है मेरे लिए। तो सर एक और आपके लिए सजेशन चाहिए मुझे आपका, सभी लोगों के लिए जो ऑडियंस सुन रही है, कि किसी को अगर आज अपना बिजनेस खड़ा करना है और उसे सक्सेसफुल होना है, तो आपके हिसाब से कौन से ऐसे की बेनिफिट्स हैं जो उसको मतलब अपने लाइफ में करने चाहिए इम्प्लीमेंट, ताकि वो अपने बिजनेस में ग्रो हो सके? देखिए सबसे बड़ा तो है रिस्क। अगर आदमी रिस्क नहीं लेगा तो बिजनेस कर ही नहीं सकता। तो सबसे पहले लोगों को रिस्क लेना सीखना चाहिए। मैं एक आपको छोटी सी बात बताता हूँ। आजकल इंडिया की जो सोच हो गई है वो बिजनेस को लेके बहुत ही अलग तरीके की हो गई। मतलब इंडिया में अब के ज़माने में एक बड़ा बिजनेसमैन होना शायद पॉसिबल ही नहीं होगा किसी के लिए। कोई बड़ा बिजनेसमैन बन ही नहीं पाएगा। कारण क्या होता है सर कि एक्चुअली आप आईफोन लेते हैं, 1-1.5 लाख का आईफोन होता है, आदमी लेके खुशी से अपने पास रख लेता है। वही अगर उसी आदमी को बोला जाए कि भाई तू 1 लाख रुपए बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर, तू बिजनेसमैन बन जाएगा, तो वो बोलेगा फायदा क्या, गारंटी क्या है। तो इन चीजों में उसको गारंटी चाहिए, तो पॉसिबिलिटी नहीं बन पाती फिर। तो आपने जब अभी जैसे आपने बताया मैंने काफी काम समाज के लिए करा, तो वाकई कितने ऐसे परिवार होंगे जिनकी मतलब जिंदगी में एक्चुअली इफेक्ट पड़ा होगा आपके इस काम से, क्या लगता है आपको? देखिए मेरी एक सबसे अच्छी आदत या बुरी आदत बोले, मैं जिसकी मदद करता हूँ उससे दोबारा कभी उम्मीद नहीं करता हूँ रिटर्न मदद की। तो कभी उनसे वो भी नहीं कहता हूँ कि मैंने आपका किया, आप कैसे हो, क्या हो। जब मेरे पास जब बंदा आएगा हैप्पीनेस रहता है, बस इतना टेक ऑफ मेरे लिए। कोई ऐसा व्यक्ति था जिससे आपने वो सीखा हो बहुत ज्यादा कि हाँ यार मतलब है एक ऐसी चीज, या फिर कोई बुरी चीज जो मुझे ऐसा नहीं करना है अपनी लाइफ से रिलेटेड? नहीं, देखो बुरी चीजें तो बहुत सारी आती है सामने, पर एक सबसे बुरी चीज जो मुझे लगी थी वो ये कि इंसान जो मेन ह्यूमैनिटी है, ये लोग क्या करते हैं कि मैं इस चीज़ के हमेशा खिलाफ भी रहा हूँ। ऐसे अभी 1-2 एनजीओज भी मैंने चालू करे हैं रिसेंटली। महिलाओं पे हाथ उठाना बहुत गलत होता है। मैं इस चीज़ को शुरू से मानता हूँ, क्योंकि ये सबसे बड़ी कमजोरी है आदमी की। अगर कोई उठाता है तो वो सबसे बड़ा दुनिया का बेकार आदमी वही है। उसका सबसे खराब काम अगर बोलोगे तो वही है, क्योंकि अपने आप को प्रोटेक्ट ना करना या अपनी ताकत ना दिखा पाना, और फिर किसी ऐसे पर्सन पे आप दिखा रहे हो जो आपकी ताकत सहन नहीं कर पा रहे, आप उससे ताकतवर नहीं हो इसलिए वहां दिखा रहे हो आप ताकत। तो सबसे बुरा अगर कुछ है तो ये वो यही है। आज जैसे अभी कुछ दिनों से चल ही रहा ना कि वो महिलाएं आदमियों को मार रही है। हाँ, सोनम आपका मेरठ वाला हुआ। तो कभी कभी ये भी सोचने में आता है कि ऐसा होने क्यों लगा। हाँ। भाई ऐसा होने क्यों लगा? तो
देखिए अपन एक एंगल तो हम लोग देख रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ, सेकंड एंगल हम कभी आदमी देखता ही नहीं, क्योंकि क्या होता है कि मीडिया जो भी समाज के लोग हैं वो सिर्फ एक एंगल पे पूरा फोकस कर देते हैं कि भाई ये एंगल यही सही है। अब उसका दूसरा एंगल किसी ने देखा नहीं कि आदमी इतना मजबूर क्यों हुआ, या ऐसा हुआ ही क्यों। कोई सेकंड एंगल तो रहता है, हर चीज के दो पहलू होते हैं, तभी सिक्का बनाया होगा जब ऊपर वाले ने। तो दो पहलू दिए इसीलिए कि उसको समझने के लिए कि दोनों पहलू का कुछ अलग मतलब होता है। लेकिन सर कहीं ना कहीं अभी जैसे जिस तरीके से न्यूज़ आ रही हैं कि हर हर बार जब हम इंस्टाग्राम खोलते हैं तो कुछ ऐसा हो जाता है जो हम लड़कों के लिए बहुत मुश्किल होता है सुनना। तो आपके हिसाब से कैसा कैसे मेंटालिटी अचानक से चेंज हो रही है? वो मेंटेलिटी चेंज नहीं हुई, एक्चुअली क्या सर्कल चलता है, दुनिया का भी सर्कल चलता है। जैसे ऊपर वाला कहता है ना, पहले एक कहावत थी बहुत पुरानी कि कर्मों का फल ऊपर वाला देगा। आजकल क्या है, ऊपर वाला नहीं दे रहा है, कर्मों का फल आपको नीचे ही जल्दी फास्ट मिलने लग गया है। तो पहले ये हरकतें आदमी लोग करते थे, अब ऊपर से करने लग गए, तो साइकिल भी करने लग गया है। लेकिन नहीं सर, लड़कों के साथ थोड़ा डर हो गया, थोड़ा 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 तो डर है सर। लड़कों में थोड़ा सा वो हो गया है कि यार क्या होगा शादी के बाद भी, कैसे भी। तो वो चीज़ है। एक और जिससे मैं थोड़ा ना अपोजिट भी आऊंगा थोड़ा सा पूछने के लिए कि जैसे अब क्या होता है कि जब भी किसी का मतलब आजकल अभी पिछला रेप केस भी हुआ था आज ही कॉलेज में जो हुआ था, और पूरे लड़का और सब लड़कियां सब सब स्टैंड ले लिए थे सबने से, है ना। तो आपको क्या लगता है कि जैसे हम लड़के हैं, हमारे साथ भी कुछ गलत होता है या किसी भी चीज में कुछ होता है, तो क्या हमें हमें क्या लड़कियों को भी अगर कुछ गलत हो तो लड़कियों को भी आई थिंक स्टैंड लेना चाहिए वहाँ पे? 100% लेंगे। इक्वालिटी अगर हम लोग देख रहे हैं सर कहीं ना कहीं, जैसे बिजनेस हो गया चाहे जैसे आपका वो बेंगलोर वाले इंजीनियर का है, तो 100% लेना चाहिए इनसे, क्योंकि देखिए समाज की सोच जो जाती है वो आपके प्रति आप ही क्रिएट करते हो। समाज कभी आपकी सोच डायरेक्टली आपके प्रति कुछ नहीं बनाएगा। जैसे आज आप मेरे से पहली बार मिले हो तो आप कोई सोच नहीं बना लोगे बिना बात करे, बात करने के बाद ही आप सोच बना पाओ। तो जो होता है, जैसे महिलाओं के साथ गलत होता है तो हम लोग खड़े होते हैं, तो सेम एज इट इज महिलाओं को भी रखना चाहिए कि अगर किसी के साथ गलत होता है तो खड़े होना चाहिए। जैसे बेंगलोर वाला बहुत बुरा हुआ है, अभी इंदौर वाला भी बुरा ही हुआ है एक तरह से, तो ऐसे मौके पे खड़ा रहना चाहिए सबको साथ। ऐसे यूथ को क्या कहना चाहोगे सर आप? जैसे चाहे वो लड़का ही हो चाहे वो लड़कियां भी हो, क्योंकि मैं ये कहता हूँ लड़के भी सही हैं, लड़कियां भी गलत होती है, सब गलत होते हैं, बट क्या कहना चाहोगे उनके लिए, कोई मैसेज सर? देखिए सही गलत तो दोनों ही होते हैं, कोई एक सही एक गलत भी नहीं होता है, पर बेसिकली ये है कि आप जिसके साथ लाइफ बिताना चाह रहे हो या जिसके साथ रहना चाह रहे हो, उससे बैठ के एक बार कंसल्ट कर लेना चाहिए कि यार ऐसा है, यस या नो, जो भी है बड़े प्यार से। क्योंकि आप अगर या तो गुस्से में पूछोगे या सडनली पूछोगे कि हाँ क्या है, यस या नो, तो वो जवाब आपको प्रॉपर नहीं मिलेगा। एक विश्वास बना के अगर चीज़ें करोगे तो शायद ये चीज़ें कम होने लग जाएं या ना हो। सर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि हर एंटरप्रेन्योर की जिंदगी में जो आता है कि कोई भी आपके पास भी बहुत सारी मुश्किलें आई हुई सर बिजनेस बनाने में, तो ऐसा कभी लगा था कि यार अब खत्म हो गया सब कुछ, अब नहीं हो पाएगा? लगा था एक बार 2020-21 की बात है, तब मुझे लगा था कि बिजनेस शायद मुझे बंद कर देना चाहिए या ख़त्म कर देना चाहिए। क्योंकि एक्चुअली हुआ था क्या कि मेरी फ्रेंचाइजी के नाम पे किसी ने, थर्ड पर्सन ने पैसे ले लिए थे, और पैसे लिए वहाँ तक भी मुझे इतना बुरा नहीं लगा था। उसने रिटर्न में जो जिससे पैसे लिए थे उन लोगों को मारा पीटा भी था जब वो कंप्लेन के लिए आए या मेरे तक आना चाह रहे थे। तो वो मुझे लगा कि यार ये मिसयूज़ हो रहा है, और जिस चीज़ के लिए हम निकले हैं ये उसके अपोजिट जा रही है योजना। क्योंकि जब बड़ा फैलाव हो जाता है तो हर कोई उठ के आ जाता है कि हाँ मैं भी कर दूंगा, मैं ये करवा दूंगा। तो वो उस समय थोड़ा सा मुझे बहुत डाउनफॉल लगा कि यार कहीं अपन गलत ना कर दें, या लोगों के साथ अगर अपनी वजह से गलत हुआ तो वो अपन अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाएंगे। क्या ऐसी चीज थी सर जो उस टाइम आपको हिम्मत दी और आप खड़े होके फिर वापस अपना स्टार्ट करना? एक्चुअली एक मित्र है मेरे, अभिषेक जी पाठक, उन्होंने मुझे वापस हिम्मत दी एक तरह से, और बोले जब आप अच्छा करने जाओगे तो एक दो बुरी चीज़ें हो सकती है या कोई आपके नाम से कर सकता है, पर उसको लेके आप 100 लोगों के साथ बुरा नहीं कर सकते हो। बोले मान लीजिए आपके साथ कुछ गलत हो भी गया है सर, तो बाकी जो आपसे उम्मीद बैठे हैं उनकी उम्मीद क्यों तोड़ रहे हो आप। सही बात। तो फिर मुझे वही लगा कि ये भी सही है कि बाकी लोग मेरे से बहुत उम्मीदें कर रहे हैं, मुझे उनके साथ गलत नहीं करना चाहिए। और सर आपको क्या लगता है कि भारत में गरीब होना क्या वाकई मतलब एक बहुत बड़ी मुश्किल वाली चीज है? कैसे उससे आदमी निकल सकता है बाहर? क्योंकि आप जिस तरीके से बताया नॉर्मल बिजनेस स्टार्ट किया, और उस टाइम पे बिजनेस स्टार्ट किया जब लोग बंद कर रहे थे अपना बिजनेस, राइट। है ना। तो उस टाइम पे आपने वो बिजनेस खड़ा करा और आज इस मुकाम पे आप पहुंचे हो सर, बहुत बड़े मुकाम को, क्योंकि किसी किसी का सपना होता है कि 25+ सिटीज में काम करना। तो आपको क्या लगता है सर कि मतलब गरीबी कैसे उसको मतलब, क्योंकि एक एंटरप्रेन्योर को बहुत मुश्किलें होती हैं कोई काम स्टार्ट करने में बिना पैसों की। देखिए ये मैं मानता हूँ कि गरीब होना पाप है, आज की जनरेशन में गरीब होना पाप है,
पर आप गरीब रहो ये आपकी गलती है। क्योंकि चाहे कोई भी इंसान हो एक्स वाई जेड, अगर मेहनत करेगा तो फल मिलेगा। हो सकता है आज मिले, कल मिले, या थोड़ा और लेट मिलेगा। तो गरीब पैदा होना बुरा है, पर गरीब रहना फिर सामने वाले की व्यक्ति की मेंटेलिटी है, व्यक्ति की सोच है, फिर वो उसका खुद का गुनाह है एक तरह से। तो सर ऐसे कभी लगता है कि जैसे बहुत सारे लोग ऐसे भी आते होंगे कि ईश्वर जी इतने कम में कैसे चीजें दे रहे हैं भारत जन के, क्योंकि बहुत सारे देखो ऐसा क्या होता था कि आप कोई चीज नॉर्मल करो तो ठीक है, लेकिन कुछ अलग करो ना मार्केट में हटके तो बहुत लोग टांगा लाने के लिए आते हैं। तो बिल्कुल। क्या ऐसा कभी हुआ है सर? हाँ हुआ है, बिल्कुल हुआ है। मुझे एक वाकया अच्छी तरह से याद है। जब रतलाम में मेरे शॉप चलती थी तो सडनली मुझे फेम किया था बिग बाजार ने। मतलब बिग बाजार ने मेरे नाम से कंप्लेंट डाली थी उस समय कि आप इतना सस्ता दे रहे हो, ये वो करके एसपी को मेल किया था, रतलाम एसपी साहब को। तो उस समय जब रतलाम एसपी साहब के सामने में गया, मैंने कहा जी सर आपने बुलाया था। बोले हाँ जी, वो इतना सस्ता कैसे। तो मैंने इनको फिर मेरी पूरी अपोलॉजी समझाई। तो उन्होंने बोला, बोले इस चीज़ की वैसे भी कोई कंप्लेन होती नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान के कानून में प्राइस से ज़्यादा पैसा नहीं ले सकते हो आप। कम आपकी मर्जी, जितना भी लो, उसका कोई केस बनता नहीं है सर। पर जब कंप्लेन इतनी ऊपर से आई, इतने बड़े व्यक्ति ने कंप्लेन करी, तो मैंने ये सोचा कि इतना हमारे आसपास का व्यक्ति कौन इतना बड़ा बन गया जो इतना बड़ा आदमी कंप्लेन मारने आ रहा है। तो मैंने कहा सर नहीं, मैं बड़ा नहीं हूँ, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ। बोले कंप्लेन मारने वाले की वजह से लगा। तो क्या सर जो आपकी जो एक हेल्प है, जो आप जो चीजों को भारत जन कल्याण योजना को जो आप इतना बढ़ाना चाह रहे हैं, तो क्या वो आम आदमी तक ही रह गया है या सब लोग उसका लाभ उठा पा रहे हैं? देखिए, सब लोगों तक मैं पहुंचाना चाह रहा हूँ उसको, क्योंकि पैसिफिकली किसी एक आदमी या स्पेशल किसी कैटेगरी के लिए नहीं करना चाहता। क्योंकि क्या होता है कि जैसे मुझे पता है कि इसको ज़रूरत है, पर मैं सिर्फ उस तक रहूँगा तो उसको भी पता है कि किसी और को भी ज़रूरत है। तो मुझे सब तक जाना है, सबकी ज़रूरतों को ध्यान में रखने के मैं इसमें काम इसीलिए कर रहा हूँ, उसको बढ़ाना भी इसीलिए चाह रहा हूँ कि लगभग लगभग ऑलमोस्ट ये इंडिया पूरा ना सही तो आधा इंडिया तो कवर करे। पूरा इंडिया करोगे सर आप? बिल्कुल बिल्कुल, आप इतना अच्छा काम कर रहे हो आप। एंड सर क्या सोचा है आपने आगे तक के लिए? कुछ ऐसा प्लान सोचा है जो आपको और चीजों में भी आना है, या लाइक और प्रोडक्ट्स में, या फिर और किसी सिटीज में कुछ सपना आपका, कुछ कुछ सोचा हो आपने इस चीज को लेकर कुछ एक्स्ट्रा? अभी वैसे तो देखा जाए तो अपने प्रधानमंत्री जी की सोच से काफ़ी प्रभावित रहा हूँ मैं भी, क्योंकि लोकल फॉर वोकल बहुत अच्छी चीज़ है। आजकल लोग बहुत अच्छी प्रोडक्ट इंडिया में बनाते हैं, घरों में बनाते हैं। और मेरा एक्चुअली क्या सस्ता जो मिलने का कारण है ना, उसका कारण ये भी है कि मैंने पूरा इंडिया घूम लिया। अच्छा, इंडिया में कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ मैं नहीं गया। क्योंकि मेरे जो प्रोडक्ट आते हैं ना, वो बेसिकली वहीं से आते हैं जहाँ पे प्रोडक्ट या तो ज़्यादा पैदावार है या बनते हैं, इसीलिए वो सस्ते होते हैं कुल मिला के। क्योंकि जैसे सपोज करिए आप अभी मिर्ची आपका 160, 170, 200 तक मार्केट मिलता है। यही मिर्ची आप हैदराबाद में अगर गुंटूर जाएंगे कभी आप, तो 50-60 रुपए किलो मिलता है किसानों के पास से। तो मैं वहां से उठा के लाता हूँ। तो वहाँ जो लोग हैं उनकी भी मदद हुई, यहाँ पे भी लोगों की मदद। तो सर ऐसा मतलब आप जैसे इतना मतलब, क्योंकि मैंने भी पहली बार ही सुना है सर, मतलब भारत जन कल्याण योजना के बारे में। ऑफ कोर्स हमारी ऑडियंस ने पहली बार सुना होगा, जी। बट सर मैं फिर भी आपसे यही बोलूंगा कि इतने कम में बेचना आपको क्या सच में मतलब वो बिजनेस के लिए प्रॉफिट हो जाता है उधर? क्योंकि आई थिंक आपको नुकसान भी होता होगा, फिर भी आप टिके हुए हो, मतलब 6 साल 7 साल होने के बाद भी, तो उसके लिए कुछ तो होगा ना कि आपने सोचा होगा। नहीं नहीं, नुकसान तो देखो नहीं होता है वैसे ही बताऊँ तो। क्योंकि मैं भी जब 10-15 शॉप तक था तो बहुत ज़्यादा दानवीर वाली पोजीशन में था, पर अब थोड़ा थोड़ा बिजनेस समझने लगा तो लॉस नहीं होता। पहले हुए थे लॉस मुझे, पर एक्चुअली क्या होता है कि मैं खेलता हूँ वॉल्यूम पे। मेरा सोचना होता है कि जितना ज़्यादा बिकेगा उतना प्रॉफिट ऑलरेडी आ जाएगा। जैसे बहुत सारी कंपनीज की चीज़ें आपने जैसे सपोज मानिए आपका आईफोन ही ज़्यादातर उदाहरण है आजकल। तो आईफोन की कीमत 1.5 लाख है, तो वो एक बेचता है और सैमसंग वाला 50 बेच देता है, तो उससे आगे निकल गया ऑलरेडी उसका प्रॉफिट। तो ये वाली सोच में मैं काम करता हूँ कि वॉल्यूम बढ़ जाए कोई दिक्कत नहीं मुझे, मैं वॉल्यूम बढ़वा लेता हूँ तो मेरा प्रॉफिट ऑटोमेटिकली निकल जाए। बोला 1 रुपए की चीज बेचता है, लेकिन वो 5 करोड़ का ऐड भी चलवाता है अमिताभ बच्चन से, फिर भी वो प्रॉफिट में तो होगा तभी करवा रहे हैं। बिल्कुल। तो आई थिंक वो वॉल्यूम में शायद काम करे। तो वॉल्यूम। एक एंटरप्रेन्योर को ये भी समझना चाहिए कि वॉल्यूम एक बहुत बड़ी चीज है। तो सर ऐसा कोई एग्जाम्पल या ऐसे कोई एक्सपीरियंस आपके पास्ट में भी 6 सालों में ऐसा रहा हो जो बहुत अच्छा हो, जो आपको लगा हो कि हाँ यार ये कुछ कुछ कर दिया? बिल्कुल लगा। इंदौर में मुझे अ, एक अवार्ड मिला था। उसमें जो अवार्ड मिला था उसमें कुछ गवर्नमेंट अधिकारियों ने डिसाइड किया था वो कि किस बंदे को देना है, कैसे देना है। कोविड का ही अवार्ड था वो। तो उस अवार्ड में जब मुझे बुलाया गया था अवार्ड के लिए, तब मुझे भी नहीं पता था कि मेरे पीछे इतना अच्छा काम हुआ है। उस समय मुझे वहीं पे बताया गया था कि ये अवार्ड आपको इसलिए दिया जा रहा है कि आपने
कम से कम 25 परिवार के बच्चों को पढ़ा रहे हो आप। मैंने कहा ये मुझे नहीं पता ये कब हुआ सर। हाँ ये कैसे हुआ? तो बोले सर आपने जो एक कार्ड स्कीम निकाली थी मैंने, मतलब कार्ड अभी भी चलते हैं, जो मेरी शॉप से सामान खरीदते हैं उनको एक 30 रुपए का कार्ड बनवाना होता है। अच्छा। तो उस कार्ड का जो पैसा है वो इन्हीं बच्चों की पढ़ाई में जाएगा जो पढ़ नहीं सकते, वो ना मेरे पास ना किसी और के पास। तो मैं वो भी नहीं करता हूँ कि वो लेके मैं नहीं रखता हूँ। मेरी सबसे अच्छी स्ट्रोलॉजी, लोग बोलते हैं कि बोले 30 रुपए में से भी इसको कुछ बच रहे होंगे, तो कुछ बचाना नहीं भाई, उसी शहर का जो भी अनाथ आश्रम है या जो भी वहाँ की संस्था इस तरह का काम करती है, आप सीधा उनको फंड करो। वो एक्चुअली बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो अपने से पहले दूसरे का भला सोचते हैं, और आपने तो तब हेल्प करी थी जब सब लोग अपने लोगों को नहीं सुन रहे थे। राइट। आपने तो तब हेल्प करी थी जब अपने लोग ही अपने को नहीं छू रहे थे, उस टाइम पे आपने हेल्प करी। और आई थिंक कि वही एक सबसे बड़ा एक पुण्य है जो आपको अभी तक भी वो लेके चल रही है। बिल्कुल 100% वही दुआएं हैं जो मुझे आज आगे ले जा रही है। तो सर कुछ मैसेज अगर आप देना चाहो हमारी अपनी ऑडियंस को, जो आप जिनको थैंक यू कुछ करना चाहो। देखो थैंक यू तो सभी को बोलूँगा, क्योंकि मेरी इस कामयाबी के पीछे कहते हैं ना कोई पीछे हाथ रहता है गिराने में, मेरे लिए गिराने में कोई नहीं था। सबने सपोर्ट ही किया आई थिंक, चाहे वो पॉलिटिशियन हो चाहे बिजनेसमैन हो, सबने मेरा सपोर्ट किया। मुझे किसी ने ये नहीं कहा कि नहीं होगा या हम तुम्हारा ये कर देंगे हम तुम्हारा वो कर देंगे, ऐसा कोई पर्सन आया नहीं। तो ऑलमोस्ट सभी के लिए थैंक यू, सभी को थैंक यू, क्योंकि सभी ने सपोर्ट ही किया है, नेगेटिविटी यहाँ कहीं नहीं थी। और सर कुछ सरकार से भी अगर आप इस चीज को जोड़ना चाहो, कुछ ऐसा प्लान में है आपके? क्या सरकार ने कभी आपको अप्रोच किया हो? क्योंकि एट द एंड ऑफ कि आप लोगों की कर तो हेल्प ही रहे हो लोग, कहीं ना कहीं वो चीजें अलाइन हुई है। देखिए सरकार के लिए मैंने प्रपोजल कभी बनाया भी नहीं था, कि 2-3 लोगों ने बोला भी था कि इसको गवर्नमेंट के साथ करें। तो एक्चुअली क्या होता है, जब अगर इसको गवर्नमेंट के साथ अगर मैं कर दूंगा तो फिर या तो मैं ज़रूरतमंदों के पास नहीं पहुंच पाऊंगा, या जहां मुझे जाना चाहिए वहां नहीं जाऊँ, क्योंकि या फिर डिसीजन नहीं ले पाओगे आप? डिसीजन भी उसके बाद भी गवर्नमेंट ऑलरेडी राशन की कई सारी योजनाएं चलाती है, आज वो सिर्फ या तो डॉक्यूमेंट में रह जाती है या जो मेन ज़रूरत वाले हैं उन तक पहुंचती नहीं है। तो मैं अपनी योजना को उस कैटेगरी में नहीं ले जाना चाह रहा। ग्रेट। एंड सर आपको क्या लगता है कि अभी कुछ और लोगों के साथ में और कुछ और प्रोडक्ट्स के साथ में भी आप आने वाले हैं? जी बिल्कुल, हम लोग अभी 2-3 चीज़ों पे और काम कर रहे हैं। एक्चुअली कपड़े पे फोकस कर रहा हूँ मैं, क्योंकि जो आम आदमी की ज़रूरत है, रोटी कपड़ा मकान, तो मकान तो बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी, वो मेरे लिए पॉसिबिलिटी भी नहीं, सोचना भी मेरे लिए नहीं होगा। बाकी कपड़ों पे हम लोग फोकस कर रहे हैं, क्योंकि जो कपड़ा है वो सबसे सस्ता मिलता है कोलकाता में। अच्छा। कोलकाता में आपको बता दूं, मैं अगर कोई करना भी चाहे बिजनेस तो कर सकता है। कोलकाता में आपको मुश्किल से मुश्किल अगर शर्ट और पैंट भी आप खरीदने जाएंगे तो 100 रुपए के अप्रोक्स पड़ जाएगा, अच्छा वाला क्वालिटी वाला। और कोलकाता में कुछ फैक्ट्रियाज तो ऐसी है जो आपके बड़े बड़े ब्रांड लगाती हैं वहीं पे बैठ के, और उनसे ही बड़ी बड़ी ब्रांडें कपड़े ले रही है आज भी। तो उसमें हम लोग जाने का सोच रहे हैं ताकि आम लोगों की एक और हेल्प हो सके, क्योंकि मेरा बेसिकली मकसद ये है, सस्ता राशन देने का भी शुरू से भी इंटेंट ये रहा है कि अगर मैं एक चीज़ में लोगों का पैसा बचा दूंगा, जैसे आज आदमी 50,000 रुपये कमा रहा है, और अभी अगर महंगाई के हिसाब से देखें तो 50,000 कमा रहा है तो वो घर पे 10,000 रुपये ले जा सकता है, 50-40 उसको खर्चा करना पड़ेगा। पर अगर जैसे मेरे स्टोर से जो लोग सामान ले जाते हैं या जो लोग मेरे से जुड़ गए हैं, वो लोग 50 में से 30,000 रुपये बचा लेते हैं, और वो बचा के उनके बच्चों की पढ़ाई में खर्च कर देते। ये मेरे लिए वेरी वेरी विश हो जाता है, क्योंकि आजकल सबसे महंगा अगर कुछ है तो राशन नहीं है, एजुकेशन है। सबसे महंगी चीज़ एजुकेशन है। तो एजुकेशन में ये जो हमारा राशन का कुछ पैसा बचता है, ये एजुकेशन वालों का भला हो जाता है और बच्चों की अच्छी पढ़ाई हो जाती है। तो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं आप। सबसे अच्छी बात यह है कि आप एक के जरिए काफी लोगों की हेल्प कर पा रहे हैं, जी। और शायद आपको पता भी ना चल पा रहा हो हाँ नहीं चलता कि बहुत बार। एंड तक वो चीज कहाँ तक जा रही हो और किसके पास पहुंच के उसकी हेल्प हो रही हो। सही। तो ये बहुत अच्छी चीज है। लास्ट में सर आपसे ये पूछना होगा कि हमारी ऑडियंस के लिए कुछ आप मैसेज देना चाहो या कुछ बताना चाहो उनको अपने बारे में? देखिए ऑडियंस के लिए यही है कि आजकल जो जितने भी, जैसे आपने अभी पूछा ही था कि गरीबी वाला, तो गरीबी वालों को भी मैं यही कहूँगा कि बिजनेस करिए आप, बिजनेस में कोई वो नहीं है। और जैसे क्या है कि आज मेरे बिजनेस की मैं बात बताऊँ, मेरे बिजनेस में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं वो सारे एक्सपीरियंस वाले हैं, या फिर जिनकी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई हुई ऐसे लोग हैं। युवा इस बिज़नेस में आते नहीं है, क्योंकि उनके दिमाग में क्या रहता है कि एक किराने वाला बिजनेस, किराने वाला क्या कर लेगा, किराने में कितना मिल जाएगा। तो मेरा एक छोटा सा लॉजिक ये रहता है कि अगर किराने में कुछ नहीं मिलता तो आपको एक छोटी सी चीज़ें बताता हूँ प्रैक्टिकली, कि आपके आसपास या कहीं पे भी किराने की दुकान आपने देखी होगी, उस किराने वाले के पास जितना है उतना किसी और के पास है, आपने नोट किया कभी? तो कुछ तो कमा रहा होगा, छोटी सी दुकान लेके बैठता है। कहते भी मार्जिन 1 रुपए का है 2 रुपए का है, वो कैसे मतलब?
तो वही तो मेरा कहने का मतलब है कि किराने में बहुत कमाई है, नो डाउट। लोग बताते नहीं हैं, बोलते हैं लोगों को सिर्फ कि भैया 2 पैसा बच रहा है, 4 रुपये बच रहा है, 1 रुपया बच रहा है, भाई 10 रुपये की लाया हूँ, 10.5 में तो बेचना चाहिए मुझे। एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि कोई भी किराने वाला आपको कभी किसी से पैसा उधार नहीं मांगेगा, उल्टा उधार देगा किराने वाला पैसा आपको। तो युवाओं को मैं बहुत बार बोलता हूँ कि इस बिजनेस में एंटर करना चाहिए। तो सर लोगों को ऐसे लगता है ना कि किराने वालों ने ही कमा पा रहा है, तो आई थिंक वो कर ही रहे होंगे, वेल टू डू हो गया ऑफ कोर्स। और हर बिजनेस में आई थिंक मुझे लगता है टाइम लगता है, टाइम टेकिंग लगती है, तो वो कितनी पेशेंस आपके हिसाब से होना चाहिए। सब चीज़ों में टाइम पेशेंस लगता है, मैं कह रहा हूँ किराने में लगता ही नहीं है। आप एक पड़ोस में दुकान खोल लीजिए किराने की, सुबह से शाम तक में आपको ग्राहक 2-4 ग्राहक तो आ ही जाएंगे। थोड़ा हाँ ग्रो करने में टाइम लग सकता है, ये मानता हूँ। बाकी किराने का अगर आपने सस्ता खोल दिया राशन का दुकान, तो फिर वो टाइम भी ग्रो करने में ही लगता है। मेरे कहीं कहीं स्टोर में फर्स्ट दिन की सेलिंग रही है 1,00,000-1,50,000 रुपये, फर्स्ट डे की सेलिंग। तो ग्रो करना, सबसे अच्छा ग्रो यही बिजनेस करता है, क्योंकि ये नीड है, ये हर इंसान की ज़रूरत है। क्या सुन गए, काफी लोग किराने की दुकान न खोल दे। भाई खोले तो अच्छा ही है, बेचारे किसी दूसरे का तो भला होगा। ये तो है खैर। और भारत जन कल्याण योजना से संभाल लीजिए, ताकि ताकि ऑफ कोर्स, क्योंकि जिस रेट में सर दे रहे हैं वो बहुत मुश्किल है सर। क्या होलसेलर के लिए भी कोई अपॉर्चुनिटी है सर आपके इसमें? नहीं नहीं, मेरे यहाँ देखिए किसी और के लिए अपॉर्चुनिटी बिल्कुल नहीं रखी। कारण क्या होता है, अगर मैं होलसेल को दूंगा ना, तो होलसेलर वाला अपना टेक लगा के रेट बढ़ा देगा, फिर मेरा करना ना करना बेकार चला जाएगा। एंड वो चीज़ तो फिर महंगी गई ना। महंगी गई, और मेरा वो उद्देश्य है ही नहीं कि मैं महंगी चीज़ दूँ। तो मेरा सेल्फलेस जॉब है सर जो आप कर रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट है किसी के लिए भी करना। सो थैंक यू सो मच सर। क्या हमारे पॉडकास्ट में लास्टली मैं यही कहूँगा कि जो सर काम कर रहे हैं एक एंटरप्रेन्योर के लिए करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जब वो बिजनेस में आ जाता है तो वो भलाई कहीं ना कहीं वो पीछे रह जाती है सर। ये बात मैं भी कहूँगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो चीज़ें पता नहीं चलती हैं। और लेकिन जिस चीज़ को सर ने 6 सालों से 7 सालों से मेंटेन करके रखा हुआ है, ये बहुत ही बड़ी बात है। थैंक यू सो मच सर कि एटलीस्ट लोगों की हेल्प हो पा रही है, ये बहुत बड़ी चीज़ है सर। विल डेफिनेटली डू सेकंड पॉडकास्ट ऑल्सो, कि सर ने बहुत सारी चीज़ें इंसाइटफुल बताया है, बिजनेसेस के बारे में और गरीबी के बारे में, माइंडसेट के बारे में, रिलेशनशिप्स के बारे में, काफ़ी सारी चीज़ें हमें पता चली आज, बहुत अच्छा लगा। एंड विल डू डेफिनेटली सेकंड पॉडकास्ट सर के साथ जैसे जल्दी आएगा। उससे पहले आप इस पॉडकास्ट को बहुत प्यार देना, और सर के साथ साथ सर से कोई भी अगर आपको कोई क्वेश्चंस हो तो आप मेरे नीचे कमेंट में डाल सकते हो, ताकि आपको सर डेफिनेटली अपने नेक्स्ट पार्ट में आंसर्स देंगे। एंड थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग थैंक यू। पॉडकास्ट। कैसा लगा सर, लास्ट टाइम आपसे ही पूछूंगा अगर आपको कैसा लगा हमारे शो में आकर? ये बढ़िया लगा, बहुत अच्छा है, क्योंकि लोगों तक पहुंचना है, लोगों तक बताना है, तो पहुंचेंगे सर, धीरे धीरे सब पहुंचेंगे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।